हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है टेस्ट ट्यूब बेबी। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दें, लाइक और शेयर भी करें। चलिए सीधे चलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी पर। आज परख नली शिशु के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए बहुत कम समय लेते हुए परख नली शिशु जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का जो निर्माण है वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी से किया जाता है। आप लोगों को पता होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं। उसके थ्रू ही परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबीज बनाए जाते हैं। लेकिन देखिएगा कुछ कंडीशंस होती हैं प्रेगनेंसी के लिए, सगर्भता के लिए, कि प्रेग्नेंट महिला कब होगी और किन कंडीशंस में होती है। तो पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो मासिक चक्र होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन आप लोगों को हमने पहले भी बताया था जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया, तो 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, अर्थात अंडोत्सर्ग होता है, अंडे का निर्माण होता है, ओवम बन जाता है ये। और ये जो ओवम है 24 से 72 घंटे तक एक्टिव रहता है, यानी कि 2 दिन से 4 दिन तक ये क्या होगा, या ये कह सकते हैं कि 1 दिन से 3 दिन तक, 24 घंटे में 1 दिन माना और 72 घंटे में 24 या 72, यानी कि 1 दिन से 3 दिन तक ये एक्टिव रहता है। और अगर 48 घंटे के अंदर, अगर 2 दिन के अंदर फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो ठीक है, हो गया तो प्रेग्नेंट हो जाती है महिला। और अगर नहीं होता है तो ये ओवम क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, निषेचन योग्य नहीं रहता, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ऐसे ही स्पर्म की एक कंडीशन है, स्पर्म जो होंगे शुक्राणु, ये 48 से 72 घंटे यानी कि 2 दिन से 4 दिन तक एक्टिव रहते हैं। और ये जो सीमन में आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखी है स्पर्म की, इसमें एक टैल होती है, हेड होता है, टैल होता है, और इसके हेड को एक्रोसोम कहते हैं, ये आप लोगों को पता है। इसका जो सीमेन होता है इसमें 20 करोड़ स्पर्म होते हैं। और अगर सीमन का मतलब है 10 मिलीग्राम, एक बार में जो सीमन रिलीज होता है इजैकुलेशन के दौरान वो कितना होता है, 10 ml, और 10 ml में लगभग 10 मिलीलीटर में 20 करोड़ से 20 करोड़ तक स्पर्म होते हैं। और अगर 6 करोड़ से कम स्पर्म होंगे इस सीमेन में, वीर्य में, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए जो परख नली शिशु है वो आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू तैयार किए जाते हैं। और इसमें जो एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट है वो पेट्री डिश में किया जाता है। और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है वो मदर, या तो माँ के यूटेरस में, या सैरोगेट मदर, जो किराए की कोख भी कह सकते हैं, या धाय माँ, या जो कोई मदर ऐसी है, या तो सीधे ही माँ के जो बांझ दंपत्ति है, ऐसे लोगों के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी चला। जो बांझ महिलाएं होती हैं, जिन दंपत्ति के संतान नहीं हो पाती, तो उसके कारणों का पता लगा करके फिर आईवीएफ टेक्नोलॉजी द्वारा क्या होता है, या तो सैरोगेट मदर या किराए की कोख लेकर, या सीधे माँ की यूटेरस में या माँ की कोख में ही क्या है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किया जाता है। लेकिन ये जो एम्ब्रायो, इससे पहले जो जाइगोट बनाया जाता है, निषेचन जो किया जाता है, वो पेट्री डिश में किया जाता है। तो इसको अभी बताते हैं डिटेल में, लेकिन इससे पहले समझ लीजिए जो पहला आईवीएफ बेबी था, जो टेस्ट ट्यूब बेबी था, वो ब्रिटेन में बना 25 जुलाई 1978 को, जिसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। इसको ध्यान रखिएगा। पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ, ब्रिटेन में बना था 25 जुलाई 1978 को, लुइस जॉय ब्राउन। तब से, जब से ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तब से जो बांझ दंपत्ति हैं, जो महिलाएं बांझ हैं, जिनके संतान नहीं हो पाती, या जो पुरुष इनफर्टाइल हैं, जो संतान उत्पत्ति करने में अक्षम होते हैं, तो उनके लिए ये जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार करने की, ये वरदान साबित हुई है। और अब लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई है। और छोटे छोटे शहरों में भी आईवीएफ सेंटर खोले गए हैं, जहां पर बहुत सस्ते में टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार किए जाते हैं और उनको संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। देखिए जो मैन में इनफर्टिलिटी या बांझपन के जो कारण हैं, संतान उत्पत्ति ना करने के जो कारण हैं, मैन में और वुमेन में अलग अलग होते हैं।
देखिए जो मैन में है, देखिए लैक ऑफ, सबसे पहला जो रीजन है मैन में वो है लैक ऑफ स्पर्म इन सीमन। सीमेन में यानी वीर्य में शुक्राणुओं का कम होना। अगर शुक्राणुओं की कमी होती है तभी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये हम लोगों ने हमने ये बताया कि 20 करोड़ स्पर्म होते हैं 10 ml में। एक बार जो इजैकुलेशन के दौरान जो सीमेन रिलीज होता है उसमें अगर 6 करोड़ से कम होंगे तो क्या होगा, सीमेन में अगर 6 करोड़ से कम स्पर्म होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और दूसरा जो है इनकैपेबिलिटी, इनकैपेबल होगा, इनकैपेबिलिटी इन कॉपुलेशन, यानी कि जो मैथुन क्रिया है या सेक्स करने की जो क्षमता है वो उसमें कमी होगी, उसमें अक्षमता होगी, तो तब भी क्या होगा, पुरुष संतान उत्पत्ति नहीं कर पाता है। और उसके बाद एक और है जो स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म की अगर मूवमेंट स्लो होगी तब भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और ऐसे पुरुष क्या होंगे, इनकैपेबल होंगे संतान उत्पन्न करने में। ये जो स्पर्म होते हैं ये यूटेरस में जाने के लिए एक मूवमेंट होती है, गति के द्वारा ही जाते हैं। और अगर इनमें मूवमेंट नहीं होगा और ये नहीं जा पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, एग तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये कंडीशन पुरुषों में पाई जाती हैं। और महिलाओं में जो कंडीशन है, जो कंडीशन है इनफर्टिलिटी की, जिसके कारण स्त्रियां बांझ होती हैं, तो वो पहला जो रीजन है ओवुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो। ओवुलेशन जो है, ओवुलेशन आप जानते ही हैं, अंडोत्सर्ग यानी कि एग रिलीज होने में, ओवुलेशन में या तो ओवम नहीं बनता या और कोई गड़बड़ी हो सकती है, ओवुलेशन के दौरान ओवम नहीं बने, तब भी इनफर्टाइल होती है महिलाएं। इनएक्टिविटी और ऑफ ओविडक्ट, इनएक्टिविटी ऑफ ओविडक्ट, जो ओविडक्ट है अंडवाहिनी, आप लोगों ने देखा, ये जो हमने पहले भी आपको ये चित्रात्मक रूप से बनाया, ये यूटेरस हुआ, ये वैजाइनल पार्ट हो गया और यहाँ से ये ओविडक्ट निकल रही है, ये अंडाशय है। तो ये जो ओविडक्ट है अंडवाहिनी, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यही फर्टिलाइजेशन होता है। अगर ये इनएक्टिव होगी तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और ऐसी स्त्रियां बांझ होंगी। और तीसरा है इन्फेक्शन इन वेजाइना, इन्फेक्शन इन वेजिनल पार्ट। जो वेजिनल पार्ट है वेजाइना, तो अगर उसमें इन्फेक्शन रहता है या इन्फेक्शन होगा तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और चौथा जो रीजन है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, जो कुछ हार्मोन्स की गड़बड़ियों के कारण भी क्या होता है, अंडोत्सर्ग नहीं होता है या कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, यूटेरस का जो मुंह है वो थोड़ा सा, या यूटेरस की दीवारें हैं वो चिकनी हो जाती हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन के बाद भी ओवम नहीं रुकता है, वहाँ पर नहीं जुड़ता है ओवम उसकी दीवार से। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी कुछ ये स्त्रियां बांझ होती हैं। अब देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी किस प्रकार तैयार करते हैं। देखिए प्रोसीजर ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार करने का जो प्रोसीजर है उस पर आज हम थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले होता है कलेक्टिंग oocyte। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ oocyte। oocyte यानी कि अंडकों का जो एग निर्माण करने वाली सेल्स होती हैं उनका कलेक्शन किया जाता है। फिर आईवीएफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, अभी इनको डिटेल में बता रहे हैं। और तीसरा है ईसी का मतलब है एम्ब्रायो कल्चर। उसके बाद एम्ब्रायो का संवर्धन किया जाता है, कल्चर किया जाता है। और जो चौथा है फिर है ईटी एम्ब्रायो ट्रांसफर। फिर जो भ्रूण है उसको गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। oocyte को हार्मोन्स की, कुछ हार्मोन्स हैं महिला को दिए जाते हैं जिनसे क्या होता है, ओवम रिलीज कराए जाते हैं। उसके बाद आईवीएफ पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। फिर वहीं पर एम्ब्रायो का कल्चर किया जाता है और जो कल्चर्ड एम्ब्रायो हैं वो यूटेरस में ट्रांसफर
कर दिए जाते हैं। देखेंगे कि कलेक्शन ऑफ oocyte किस प्रकार करते हैं। सबसे पहला चरण आईवीएफ का है, वो है कलेक्शन ऑफ oocyte। हम देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो अंड निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं oocyte, उनको निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले, जब oocyte निकालने से पहले जिस स्त्री, जो बांझ स्त्री है जिस पर आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना है या आईवीएफ की जानी है, परखनली शिशु जिसके लिए तैयार कर रहे हैं, तो उस महिला की क्या है, उस स्त्री का 6 महीने तक अध्ययन किया जाता है डॉक्टर्स की देखरेख में। और क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं, उसके मेंस्ट्रुएशन, मासिक चक्र का टेस्ट किया जाता है, और ओव्यूलेशन, अंडे का निर्माण हो रहा है या नहीं, इसका चेक किया जाता है। क्या क्या बदलाव आ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान, जो जो चेंज हो रहे हैं, तापमान में जो परिवर्तन है उसका अध्ययन किया जाता है। और जो सर्वाइकल म्यूकस है, सर्विक्स से जो म्यूकस रिलीज होता है उसमें क्या क्या चेंज आ रहे हैं, इन चीज़ों की स्टडी की जाती है। और उसके बाद फिर आईवीएफ टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है इन सब के अध्ययन करने के बाद। देखिए जनरली मेंस्ट्रुएशन में जो मासिक चक्र होता है उसमें एक मंथ में या एक टाइम में एक ओवरियन फॉलिकल्स बनती है, जिससे एक ओवम का निर्माण होता है। लेकिन जिस स्त्री के लिए आईवीएफ टेक्नोलॉजी द्वारा परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार किया जा रहा है, उसको एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिक हार्मोन और ह्यूमन, है ना, ह्यूमन म्यूकोपोज्ड मेनोपोज्ड, ह्यूमन मेनोपोज्ड गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ये 3 हार्मोन दिए जाते हैं। इससे क्या होता, मैनी फॉलिकल्स बन जाती हैं ओवरी में, और मनी फॉलिकल्स से फिर अनेक ओवम बन जाते हैं। फिर सारे ओवम को लेप्रोस्कोप यंत्र द्वारा, एक एपरेटस होता है, बायोलॉजिकल एपरेटस है जिसका नाम है लेप्रोस्कोप, इसको अल्ट्रासाउंड गाइड ट्यूब भी कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड गाइड ट्यूब द्वारा, उसके बाद देखिए दिखाते हैं हम, जब मैनी फॉलिकल्स बन जाएंगे एफएसएच, एचसीजी, एचएमजी देकर, ये जो हार्मोन्स का ट्रीटमेंट देकर, तो मैनी फॉलिकल्स बन जाएंगे, और मैनी फॉलिकल्स से मैनी ओवम बन जाएंगे, बहुत सारे अंडाणु। और लेप्रोस्कोप या अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्यूब द्वारा इनको क्या है, ओवरी की सतह से, ओवरी सरफेस पर जो फॉलिकल्स बनी हैं, ओवरी सरफेस, वहां से इनको लेप्रोस्कोप द्वारा निकाल लिया जाता है और पेट्री में रख दिया जाता है सारे ओवम। इसको हम कलेक्शन ऑफ oocyte कहते हैं। उसके बाद इसमें स्पर्म्स निकालकर, पुरुष द्वारा स्पर्म निकाले जाते हैं और इसमें डालकर, oocyte में डालकर क्या किया जाता है कि इसका फर्टिलाइजेशन पेट्री में किया जाता है। देखिए सेकेंड स्टेप है इसका oocyte कल्चर। जो ओवरियन फॉलिकल्स हैं इनको हम 37 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 6 घंटे तक इनक्यूबेटर में रखते हैं, और उसके बाद देखते हैं तो जो ओवम रिलीज होते हैं तो ओवम को पेट्री में रख दिया जाता है। अब देखिए कैसे इसका ये कल्चर हो गया। उसके बाद क्या होता है, जो स्पर्म है, स्पर्म को इस oocyte कल्चर से ठीक 2 घंटे पहले, हम 2 घंटे पहले पुरुष के सीमेन को ले लिया जाता है। सीमेन को 2 घंटे पहले ले लिया जाता है, और उससे जो स्पर्म होंगे उनको क्या किया जाता है, उन स्पर्म को भी क्या किया जाता है, 37 डिग्री जो ह्यूमन टेम्परेचर है, मानव का जो तापमान होता है, उसको 30 से 60 मिनट तक रखते हैं इनको, स्पर्म्स को। और उसके बाद ठीक है 10 से 50 हजार स्पर्म लगभग इस सीमन से इस पेट्री में डाल दिए जाते हैं। कितने? 10 से 50 हजार स्पर्म, इसको ध्यान रखना, इसको पेट्री में डाल दिए जाते हैं। इस प्रकार ये 12 से 13 घंटे तक इस oocyte को, यहाँ क्या क्या चीजें हैं, ओवम और स्पर्म, स्पर्म एंड ओवम, जब इसमें रख दिए जाते हैं तो इनको 12 से 13 घंटे तक रखा जाता है, इसी टेम्परेचर पर कल्चर किया जाता है। तो इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन से क्या बनेंगे, जाइगोट बन जाते हैं, और जाइगोट से
क्या होगा, जाइगोट से 24 से 30 घंटे में, 24 से 30 घंटे के अंदर जाइगोट से ब्लास्टोमियर बन जाते हैं। 24 से 30 घंटे के अंदर क्या हो जाता है कि 4 से 16 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाती है जाइगोट की। लेकिन जो सबसे बेहतर है, 4 से 16 सेल का जो जाइगोट होता है या एम्ब्रायो होता है, भ्रूण बना है, ये बेस्ट होता है ट्रांसप्लांट के लिए। जब ये 4 से 16 वाली स्ट्रक्चर बन जाती है तो इस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, उस जो महिला है, उस महिला जिसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार किया जा रहा है, तो इस एम्ब्रायो को जो पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन किया गया है 24 से 30 घंटे के बाद, जब वो 4 से 16 सेल का हो जाता है तो उसको हम यूटेरस में ट्रांसफर कर देते हैं। यूटेरस में ट्रांसफर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ईटी कहते हैं, एम्ब्रायो ट्रांसफर, भ्रूण स्थानांतरण। तो इस प्रोसेस को भ्रूण स्थानांतरण कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है और ये प्रोसेस इस प्रकार से परखनली शिशु का निर्माण इस विधि से होता है। आप लोगों को निश्चित रूप से वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।